हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो गाइस, हम लोग अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर। किसके ऊपर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो अब हमारे पास कौन सा है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है अब हम लोगों के पास। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया था सर मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, उसमें मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को लिखवाया था कि जो पैकिंग मटेरियल है वो उस मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं था? मैंने तब भी बताया था कि पैकिंग मटेरियल के ऊपर हमारे पास एक अलग से स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। क्योंकि पैकिंग मटेरियल जो है दैट इज एक मेजर कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर बात करें तो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट जो है वो एक मेजर कॉस्ट होती है। ठीक है, this standard deals with the principles and the methods of classification, measurement and assignment of packing material cost for determination of the cost of product and the presentation and disclosure in the cost statement। तो वो कहता है कि पैकिंग की कॉस्ट को आप लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें किस तरह से लेकर जाना है, तो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और किस तरह से आप लोगों ने इसको कॉस्ट स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना है उसके बारे में बात करता है। So packing material for this purpose are classified into primary and secondary packing material। अब वो क्या कहता है? वो कहता है सर जो पैकिंग मटेरियल है ना, जो हमारे पास पैकिंग मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो पैकिंग मटेरियल हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक हमारे पास होता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। क्या फर्क है दोनों पैकिंग मटेरियल्स में? व्हाट इज अ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एंड व्हाट इज सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो है जो जरूरी है टू होल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जो जरूरी है उसको प्राइमरी पैकिंग मटेरियल बोलते हैं। और जो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन of the product or for information regarding the product। ठीक है, तो ये दो चीजों के लिए सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फॉर द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? एक बिस्लेरी की बॉटल है सर, पानी की बॉटल है। ठीक, अब उस पानी को होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए? सबसे पहले तो उस पानी को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए सर? एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। वो क्या है? दैट इज योर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। तो उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल क्या है सर? फिर सर वो पानी की बोतल जो है, जो पानी है वो हमने एक बोतल में तो स्टोर कर दिया, उसके बाद अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है। एक तो उसके ऊपर लेबल लगता है, पानी की बोतल के ऊपर लेबल लगता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बिस्लेरी की बोतल है सर, ये किनले की बोतल है सर, ये किसी और ब्रांड की बोतल है सर। ठीक है, दैट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर कि ये कौन से ब्रांड की बोतल है, क्या उसकी प्राइसिंग है, उसका बैच नंबर गिवन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट गिवन है, कब तक पानी वैलिड है, वो सब कुछ, वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर गिवन है। दैट इज सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। उसके बाद वो जो पानी की बॉटल्स हैं उसको एक कार्टन में पैक किया जाता है फॉर द इजी ट्रांसपोर्टेशन। नहीं तो क्या है सर, बॉटल्स इधर उधर गिरती पड़ेंगी। ठीक, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बॉटल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग उसे एक कार्टन में पैक करते हैं। जैसे कि 24 बॉटल्स का एक क्रेट बन गया, कार्टन बन गया, एक क्रेट बन गया, 12 बॉटल्स का एक क्रेट बन गया, राइट, फॉर द इजी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, तो वो सब कुछ किस में आता है? वो सब कुछ आता है हमारे पास सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल में। तो समझ आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में क्या डिफरेंस है? चलो सर, ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट विद द रीजनेबल एक्यूरेसी। स्कोप क्या है? दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट्स विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द पैकिंग मटेरियल इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग द अटेस्टेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें सर आते हैं आगे, हम लोग पैकिंग मटेरियल में क्या कुछ आएगा। ये सारी सर डेफिनेशन सेम है जो हर स्टैंडर्ड में करते हैं, उसमें कुछ देखने वाला नहीं है। पैकिंग मटेरियल क्या है? मटेरियल्स यूज्ड टू होल्ड, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, स्टोर, प्रोटेक्ट, डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट, प्रमोट एंड मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको
मार्केटेबल बनाने तक, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, उसको स्टोर करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी, उन सब चीजों से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब कुछ किस में आते हैं? पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट में। क्योंकि बिना पैकिंग मटेरियल के हम ना तो उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बिना पैकिंग मटेरियल के ना तो हम कस्टमर को बेच पाएंगे, बिना पैकिंग मटेरियल के ना तो हम कोई इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। तो ये सब चीजें पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट बनती हैं सर। डिफेक्टिव्स क्या है? जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, राइट। रीवर्क्स क्या है? कि जो इनिशियली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, लेकिन हम उनके ऊपर कुछ एडिशनल प्रोसेस करके उसको कर सकते हैं, राइट, विच कैन बी ब्रॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स बाय पुटिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। उसके ऊपर एडिशनल कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके हम उसको उस स्टैंडर्ड्स पे लेके आ सकते हैं। रिजेक्ट्स क्या है? अगेन जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते थे, विच कैन नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, राइट। Packing material cost, the cost of material or any nature used for the purpose of packing of a product. Primary packing material बता दिया, essential to hold and preserve the product for its use by the customer, right? ठीक है जी। उसके बाद reusable packing material. Reusable packing material क्या है? The packing material that were used more than once to pack the product. जो बार बार हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं फॉर द पैकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। स्क्रैप क्या है सर? जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, ठीक है, उसकी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाए या ना मिले। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज है। पैकिंग मटेरियल के ऊपर अगर डेवलपमेंट कॉस्ट है तो वो उसका पार्ट बनेगी, डेफिनेटली उसका पार्ट बनेगी, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और इन रेंडरिंग द सर्विसेज, वो हम पता ही हमें सर। सेलिंग ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सब चीजें पता है सर। प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से हमें उसकी वैल्यूएशन करनी है। क्या प्रिंसिपल्स दिए गए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के द्वारा कि पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी कॉस्ट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। द पैकिंग मटेरियल रिसीट्स शुड बी वैल्यूड एट परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड्स, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरमेंट। वो कहते हैं अगर तो आप लोग पैकिंग मटेरियल जो है वो बाहर से बाय करते हो तो उसकी कॉस्टिंग किस तरह से होगी सर? जितनी आपने प्राइस पे की है उसके लिए, ठीक है। जैसे मटेरियल की कॉस्टिंग करते हैं हम लोग, सेम वे में जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में भी हमने पढ़ा था कि जब मटेरियल की कॉस्टिंग करते हैं, अगर मटेरियल आप लोग बाहर से बाय करते हो तो उसकी कॉस्ट किस तरह से लेते हैं कि आपने कितना उसका परचेज प्राइस पे किया, उसके ऊपर कोई टैक्सेस पे किए तो वो भी इंक्लूड करेंगे। अगर उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलना हमें तो इंक्लूड करेंगे, राइट, ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई प्योरली फाइनेंशियल कॉस्ट है उससे रिलेटेड, अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है उससे रिलेटेड डायरेक्टली इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ द पैकिंग मटेरियल शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट अगर कोई है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल शेल बी वैल्यूड इंक्लूडिंग द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर वो कहता है कि पैकिंग मटेरियल आप अंदर ही बना रहे हो, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अगर उस पैकिंग मटेरियल की, तब उसकी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर तो बाहर से मंगवा रहे हो तो पता है इतना पैसा, इतना परचेज प्राइस उसकी पे कर रहे हैं हम लोग, उस पे ऊपर टैक्सेस पे कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा हमें, इनवॉइस से पता चल जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब कहता है उसको बनाने में आपने जितना भी खर्चा किया उसके ऊपर जो भी मटेरियल की कॉस्ट लगी, जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट लगी, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, जॉब चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंप्राइजिंग द फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। एंड द शेयर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट। कहता कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। The valuation of captive consumption of the packing material shall be in accordance with the paragraph 5 of the cost accounting standard 4 जो captive consumption के ऊपर हम लोगों ने किया था, ठीक है जी। अगर कोई नॉर्मल लॉस या स्पॉइलेज हो जाता है पैकिंग मटेरियल का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कर रहे थे सर, ट्रांसपोर्टेशन में कोई नॉर्मल हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी हमारा पैकिंग मटेरियल आ रहा है उसमें से 2% पैकिंग मटेरियल जो है वो रास्ते में खराब हो जाएगा,
ठीक है, कोई बारिश आ गई, कुछ भी है, वो रास्ते में खराब हो जाएगा, उतनी जो कॉस्ट है वो बाकी के पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? जो जितना सही पैकिंग मटेरियल हमारे तक पहुंचा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। Normal loss or spoilage of the packing material prior to receipt in the factory shall be absorbed in the cost of the balance material net of amounts recoverable from the suppliers, insurance carriers। अच्छा, वो कहता है अगर सामान खराब हुआ, सपोज करो कि 100 रुपए का सामान खराब हो गया, तो मैं कहता हूं कि ये जो 100 रुपए का सामान खराब हुआ, इसका जो खर्चा है वो कौन बियर करेगा? जो बाकी का सामान ठीक ठाक पहुंचा फैक्ट्री। लेकिन अगर उस 100 रुपए के बदले में मुझे 50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाने हैं, क्योंकि मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा रखी थी, ठीक है, 100 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उस 100 रुपए के बदले में मुझे 50 रुपए जो है वो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे अगर, ठीक, तो मेरा अल्टीमेटली नुकसान कितना है? 50 रुपए का। तो मैं कितना उसमें बियर करूंगा? 50 रुपए का, ठीक। द फॉरेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द इंपोर्टेड पैकिंग मटेरियल, अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हो पैकिंग मटेरियल, शेल बी कन्वर्टेड एट द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन का रेट आप लोग लगाकर उस फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को आप कन्वर्ट करोगे, राइट। अगर कोई डेमरेज या डिटेंशन चार्जेस हैं या कोई पेनल्टी है लेविड बाय द ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एनी अथॉरिटी, वो पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि सर वो आपका एक एबनॉर्मल कॉस्ट है, और एबनॉर्मल कॉस्ट को हम कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, उसको हम लोग डायरेक्टली कहां लेकर जाते हैं? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एनी सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव और एनी सच पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल with respect to the packing material shall be reduced for ascertainment of the cost to which such amounts are related। ठीक है जी, अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट या कोई इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट से मिल जाता है तो उस केस में हम लोग जो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट है उतनी सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव से रिड्यूस कर देंगे, ठीक। वैल्यूएशन किस तरह से करनी है सर? जिस तरह से हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं, फीफो से कर सकते हो, लीफो से कर सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड से भी इसकी वैल्यूएशन कर सकते हो, लेकिन वो कहता है जो भी वैल्यूएशन करो इट शुड बी ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस, उसको कंसिस्टेंटली वो मेथड आप लोग फॉलो करो, तभी उसका बेनिफिट जो है वो आपको होगा, राइट। Wherever पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है तो उसको वो कहता है CAS 5 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है? कंसीडर करना है सर इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एवरेज और इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जो रूल्स दिए गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसकी वैल्यूएशन करनी है। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड व्हाट? इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट सर जो खर्चा एक्चुअल में हुआ नहीं जेब से, राइट, दिस इज अ नोशनल कॉस्ट, तो नोशनल कॉस्ट को हम लोग पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। वेयर पैकिंग मटेरियल्स आर अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर कहता है कि आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सेट की है किसी पैकिंग मटेरियल की और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट से वेरिएंस आता है, तो जो वेरिएंस का खर्चा है वो भी आप लोगों को अपनी कॉस्ट में एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इफ इट इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, अगर एबनॉर्मल रीजंस के कारण है तो उसको कहां लेकर जाओगे? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नॉर्मल लॉस arising from the issue or the consumption of the packing material shall be included in the packing material cost, ठीक है। Any abnormal cost where it is material and quantifiable, कहता जहां पर तो उसकी इंपॉर्टेंस है, मटेरियल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट कॉस्ट है सर, और क्वांटिफाइबल का मतलब क्या है? उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको नंबर्स में डिफाइन कर सकते हो आप लोग। shall be excluded from the packing material cost। The credits or the recoveries in the nature of the normal scrap arising from the packing material if any should be deducted from the total cost of packing material। अगर वो कहता है कि कोई पैकिंग मटेरियल था उसको बाद में बेच के आपको कुछ 10, 50, 100 रुपए मिल जाना है तो उसको उतने से कम करोगे उसकी कॉस्ट को, ठीक है जी। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट सर सिंपल है, अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो डायरेक्टली ले जाएंगे, अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो ओवरहेड्स के रूट के थ्रू हम लोग उसको एब्सॉर्ब करके ले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी और जो सेकेंडरी पैकिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है सर, ठीक है। जो प्राइमरी पैकिंग की कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी और जो सेकेंडरी पैकिंग है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगी, ठीक है।
प्रेजेंटेशन है, डिस्क्लोजर्स है, सब कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है सारा के सारा कुछ डिस्क्लोज करना है सर, कि क्या हमारी कॉस्ट है, किस बेसिस पे हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, कोई सब्सिडी ग्रांट मिल रही है तो उसके बारे में भी बताना है, कोई नॉर्मल लॉस है तो उसके बारे में, एबनॉर्मल लॉस है उसके बारे में, कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बताना है, कोई क्रेडिट या रिकवरीज मिलता है उसके बारे में भी अलग से बताना है। तो सारी के सारी हम लोगों ने डिस्क्लोजर्स करने हैं, ठीक है, ठीक है जी। एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड्स अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ द पैकिंग मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड covered by the cost statement which has a material effect on the packing material cost shall be disclosed। अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आप लोग चेंजेस लेकर आते हो तो वो आप लोगों को डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो इसके साथ सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हुआ खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के ऊपर, जो है डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।